हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईएएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम। तो सभी लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। यहाँ पे जो आपका दिया है ये सह अनिवार्य पाठ्यक्रम है सभी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए अनिवार्य रूप से इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यह होता है कि यहाँ पे आपका ओ एम आर रिलेटेड रहेगा। तो ये ओ एम आर से होता है जिसमें सभी लोगों के लिए क्वालिफाई होना है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए नॉट क्वालिफाई लग जाता है, ये नॉट क्वालिफाई ना लगने पाए, सभी लोग क्वालिफाई रहें। और यहाँ पे शुरू करते हैं। ये बी ए बी एस सी बी कॉम 6 सेमेस्टर, मतलब यहाँ पे छठा सेमेस्टर है आपका। तो ये वीडियो है महत्वपूर्ण है, जहाँ भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। कुकरिकुलर ये सह अनिवार्य पाठ्यक्रम है आपका। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये आपके पेपर का नाम है। जो बी ए बी एस सी बी कॉम, ये कंपलसरी होता है सभी विद्यार्थियों के लिए। जितने भी विद्यार्थी होते हैं बी ए बी एस सी बी कॉम 6 सेमेस्टर में, उन सभी के लिए ये कंपलसरी है पेपर का नाम। तो ये सभी लोग को देना होता है, और हिंदी में कहा जाता है संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास। ये होगा संचार एवं कौशल व्यक्तित्व विकास। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यूट्यूब चैनल पे नए हो तो हमारे इस आई एस ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपकी सब स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताएंगे। जैसे आपका यहाँ पे प्रश्न और उसका आंसर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सभी लोग बने रहिए। वीडियो को अभी तक जो जिन्होंने शेयर ना किया हो तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यहाँ पे दिया है, ये दिया है मानव व्यवहार। पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है, पहला ही है मानव व्यवहार क्या है। तो यहाँ पे मानव व्यवहार है वो है आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं के लिए एक गतिशील और जटिल प्रतिक्रिया है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। मतलब यहाँ पे मानव व्यवहार को प्रभावित करता है, तो कौन प्रभावित करता है। यहाँ पे ऑप्शन है आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, केवल मतलब केवल आनुवांशिकी केवल पर्यावरण। तो यहाँ पे दिया आनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है मानव व्यवहार को आकार देने में आनुवांशिकी की क्या भूमिका है। आनुवांशिकी की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे आनुवांशिकी की भूमिका है वो है यहाँ यह प्रकार को प्रभावित करने के लिए पर्यावरणीय कारकों के साथ बातचीत करता है। तो ये बातचीत करता है, तो इसमें से बातचीत करता है वो कौन सा यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे जो बातचीत करता है वो होगा आपका यहाँ पे या व्यवहार को प्रभावित करने के लिए पर्यावरणीय कारकों के साथ बातचीत करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि संस्कृति मानव व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है। संस्कृति मानव व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यहाँ पे प्रभावित करती है, तो वो किस प्रकार प्रभावित करती है। तो यहाँ पे प्रभावित करती है वो यह व्यवहार को निर्देशित करने वाले विश्वासों, मूल्यों और मानदंडों को आकार देता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य मानव व्यवहार को आकार देने में अचेतन प्रक्रियाओं की भूमिका पर जोर देता है। तो यहाँ पे भूमिका पे जोर देता है, तो वो कौन सा देता है। यहाँ पे मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान देता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है, इसमें दिया है मान व्यवहारवाद के अनुसार मुख्य रूप से मानव व्यवहार को क्या आकार देता है। तो यहाँ पे मानव व्यवहार को क्या आकार देता है, तो वो कौन सा होगा। यहाँ पे मानव व्यवहार को आकार देता है वो पर्यावरण, उत्तेजना और सुदृढ़ीकरण होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आपकी स्क्रीन पे दिया है मानवीय व्यवहार पर सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का दृष्टिकोण क्या है। शिक्षण सिद्धांत का दृष्टिकोण, तो यहाँ पे शिक्षा
सिद्धांत का दृष्टिकोण है वो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी, व्यवहार दूसरों के अवलोकन और नकल के माध्यम से सीखा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है। 8वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के अनुसार मानव व्यवहार को क्या प्रभावित करता है। तो यहाँ पे मानव व्यवहार को क्या प्रभावित करता है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। इसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विचार प्रक्रिया और मानसिक प्रतिनिधित्व आपका होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पर दिया है। मानवीय व्यवहार के संबंध में मानवतावादी मनोविज्ञान का मूल आधार क्या है। तो यहाँ पे मानवतावादी मनोविज्ञान का मूल आधार है वो क्या है, तो यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे ऑप्शन सी, मानव व्यवहार आत्मबोध और व्यक्तिगत विकास की खोज से प्रेरित होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया है। कौन सा परिप्रेक्ष्य मानवीय व्यवहार को आकार देने में व्यक्तिगत एजेंसी और स्वतः इच्छा की भूमिका पर जोर देता है। तो स्वतः की इच्छा पर भूमिका पर जोर देता है, तो वो जोर देता है यहाँ पे मानवतावादी मनोविज्ञान पर जोर देता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिया है। व्यक्तिगत व्यवहार क्या है। तो व्यक्तिगत व्यवहार है वो क्या है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत व्यवहार है वो अलगाव में एकल व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 समूह व्यवहार क्या है। तो यहाँ पे समूह व्यवहार है वो क्या है, तो समूह व्यवहार है व्यक्तियों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित व्यवहार है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर दिया है। व्यक्तिगत व्यवहार विश्लेषण का प्राथमिक फोकस क्या है। तो यहाँ पे प्राथमिक फोकस है वो क्या है, तो यहाँ पे प्राथमिक फोकस है यहाँ पे किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विशेषताएं और कार्य है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 दिया है आपकी स्क्रीन पे। व्यक्तिगत व्यवहार को कौन प्रभावित करता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करता है वो कौन करता है, वो करता है आनुवंशिकी और पर्यावरणीय दोनों कारक। मतलब यहाँ पे दिया है आनुवंशिकी और पर्यावरणीय दोनों कारक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत व्यवहार का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत व्यवहार का एक उदाहरण है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत व्यवहार का एक उदाहरण है निर्णय लेना, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है समूह व्यवहार विश्लेषण का प्राथमिक फोकस क्या है। तो समूह व्यवहार विश्लेषण का प्राथमिक फोकस है वो है यहाँ पे दिया है एक समूह के भीतर बातचीत करना, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि समूह के व्यवहार को क्या प्रभावित करता है। तो समूह के व्यवहार को प्रभावित करता है वो क्या क्या करता है, तो समूह के व्यवहार को प्रभावित करता है वो करता है यहाँ पे आनुवंशिकी और पर्यावरणीय दोनों कारक, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न कई बार घुमा के पूछा गया, तो यहाँ पे जो उत्तर आता है वो सेम आता है, तो यहाँ पे आप लोग गलत मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग बने रहिए, क्योंकि यही आपको देखना है यहाँ पे किस प्रकार के कैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आप सभी लोग देखेंगे। और चलते हैं अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है। प्रश्न नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन समूह व्यवहार का एक उदाहरण है। मतलब निम्नलिखित में से कौन समूह व्यवहार का एक उदाहरण है। तो समूह व्यवहार का उदाहरण है यहाँ पे अनुरूपता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिया है। व्यक्तिगत व्यवहार समूह व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत व्यवहार समूह व्यवहार से किस प्रकार भिन्न है, तो यहाँ पे जो भिन्न है वो होगा यहाँ पे व्यक्तिगत व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं पर केंद्रित है, जबकि समूह व्यवहार एक समूह के भीतर बातचीत पर केंद्रित है, तो यहाँ पे बातचीत पर केंद्रित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर दिया है। व्यक्तिगत और समूह व्यवहार दोनों को प्रभावित करने वाला एक सामान्य कारक क्या है। तो यहाँ पे जैसे व्यवहार और सॉरी व्यक्तिगत और समूह व्यवहार को दोनों को जैसे प्रभावित करने वाला एक सामान्य कारक है वो है यहाँ पे आपका राइट होगा। इसमें से आपका करेक्ट होगा वो सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक प्रभाव होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आत्म जागरूकता क्या है। तो यहाँ पे आत्म जागरूकता है तो वो क्या है, तो आत्म जागरूकता है अपने विचारों भावनाओं और व्यवहारों का ज्ञान है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता है वो क्यों महत्वपूर्ण है? या करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। दिया है यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे बढ़ावा देता है, बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिया है, आ गया है। दिया है इसमें निम्नलिखित में से कौन आत्म जागरूक व्यक्तियों की विशेषता है? तो आत्म जागरूक व्यक्तियों की विशेषता है तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे वो है आपका, यहाँ पे करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वे अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 आत्मनिरीक्षण क्या है? तो यहाँ पे आत्मनिरीक्षण है तो वो क्या है? तो यहाँ पे आत्मनिरीक्षण है वो आत्मचिंतन और किसी के विचारों और भावनाओं की जांच की एक प्रक्रिया के लिए आत्मनिरीक्षण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 दिया है आपकी स्क्रीन पे। व्यक्तिगत विकास में आत्म जागरूकता कैसे योगदान देती है? आत्म जागरूकता कैसे योगदान देती है? तो यहाँ पे जो आत्म जागरूकता योगदान देती है वो देती है यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विकास की मानसिकता और निरंतर सुधार को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे दिया है। यहाँ पे दिया है कि आत्म जागरूकता में फीडबैक क्या भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता में जो फीडबैक होता है वो उसकी भूमिका में क्या निभाते हैं? तो यहाँ पे उसकी भूमिका में जो निभाते हैं वो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का, वो होगा यहाँ पे फीडबैक किसी के व्यवहार और धारणाओं में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है आत्म जागरूकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका कथन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसे समय के साथ विकसित और बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 28 नंबर आत्म जागरूकता पारस्परिक संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करते हैं तो वो कौन से प्रभावित करते हैं? तो वो होगा यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह संचार, सहानुभूति और संघर्ष समाधान कौशल में सुधार करता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 स्वयं निगरानी क्या है? तो यहाँ पे स्वयं की निगरानी क्या है? तो यहाँ पे स्वयं की निगरानी है वो है सामाजिक स्थितियों में किसी के व्यवहार को देखने व विनियमित करने की एक प्रक्रिया है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व में आत्म जागरूकता का लाभ है? यहाँ पे आत्म जागरूकता का लाभ है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह टीम के भीतर पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर दिया है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में आत्म जागरूकता क्या है? तो यहाँ पे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के संदर्भ में आत्म जागरूकता है वो है यहाँ पे अपनी भावनाओं और व्यवहारों को पहचानना और समझना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 आत्म जागरूकता। यहाँ पे जैसे आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता से कैसे संबंधित है? तो यहाँ पे जो संबंधित है वो कैसे संबंधित है? वे संबंधित है आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक उप समूह है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है प्रश्न नंबर 33 भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? तो यहाँ पे भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो है अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को समझना और प्रतिबंधित करना। ये आपका करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 34 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आत्म जागरूकता भावनात्मक बुद्धिमत्ता में कैसे योगदान देती है? तो यहाँ पे बुद्धिमत्ता में योगदान देती है तो वो कौन सी योगदान देती है? तो यहाँ पे जो जो योगदान देती है वो इसमें का करेक्ट होगा वो होगा यह किसी की अपनी भावनाओं की समझ और प्रबंधन को बढ़ावा देता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक प्रमुख घटक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आत्म जागरूकता और सफलता के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
तो यहाँ पे निम्नलिखित में से जो सत्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पे जो सत्य है वो आत्म जागरूकता का सफलता के साथ सकारात्मक संबंध है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आत्म जागरूकता सफलता में कैसे योगदान देती है? तो आत्म जागरूकता सफलता में जो योगदान देती है वो कैसे देती है? तो वो योगदान देती है तो यहाँ पे यह सुधार के क्षेत्रों में पहचान कर व्यक्तिगत वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आत्म जागरूकता का एक उदाहरण है जो सफलता योगदान देता है? तो यहाँ पे जो सफलता है वो योगदान देता है, वो कौन सा योगदान देता है? तो इसमें से जो योगदान देता है वो है यहाँ पे निरंतर सीखने और आत्म सुधार की आवश्यकता को पहचानना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे दिया है। पेशेवर व्यवस्था में आत्म जागरूकता निर्णय को कैसे प्रभावित करती है? तो यहाँ पे प्रभावित करती है वो है आपका, इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ व्यक्तियों को अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और वरीयताओं को समझकर दृष्टि निर्णय लेने के लिए अनुमति देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 दिया है। इस प्रश्न में नेतृत्व में आत्म जागरूकता का क्या भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता क्या भूमिका निभाती है? तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ये टीम के सदस्यों के बीच पारदर्शिता, सहानुभूति और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे दिया है। यह आत्म जागरूकता पेशेवर विकास और उन्नति में कैसे योगदान देती है? तो यहाँ पे जो योगदान देती है वो कैसे योगदान देती है? तो वो योगदान देती है वो है यहाँ पे यह व्यक्तियों को सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने और विकास के अवसर तलाश करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन आत्म जागरूकता व्यक्तियों की विशेषता है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता व्यक्तियों की विशेषता है तो कौन सा है? तो यहाँ पे आत्म व्यक्तियों की जागरूकता है वो है यहाँ पे आपका वे अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है इस प्रश्न में व्यक्ति आत्म जागरूकता कैसे पैदा करता है? तो यहाँ पे व्यक्ति आत्म जागरूकता कैसे पैदा करता है? तो वो पैदा करता है वो है यहाँ पे आपका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण में संलग्न होकर और दूसरों के प्रतिक्रिया मांग कर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 दिया है आपकी स्क्रीन पे। आत्म जागरूकता पैदा करने की सामान्य विधि क्या है? तो आत्म जागरूकता पैदा करने की सामान्य विधि है वो है यहाँ पे माइंडफुलनेस प्रथाओं में संलग्न होना, जर्नलिंग करना और फीडबैक मांगना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 सचेतनता आत्म जागरूकता के निर्माण में कैसे योगदान देती है? तो निर्माण में जो कैसे योगदान देती है यहाँ पे वो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें से आपका वो होगा यहाँ पे वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और बिना किसी निर्णय के विचारों और भावनाओं का अवलोकन करके। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आत्म जागरूकता के निर्माण में जर्नलिंग क्या भूमिका निभाता है? जर्नलिंग भूमिका निभाता है वो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा इसमें आपका ऑप्शन वो है यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे यह विचारों, भावनाओं, अनुभवों का दस्तावेजीकरण करके आत्म प्रतिबिंब को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 आपके स्क्रीन पर दिया है। दूसरों से प्रतिक्रिया मांगने में आत्म जागरूकता का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता का निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो यहाँ पे जो आत्म जागरूकता का निर्माण होता है वो होता है यहाँ पे किसी के व्यवहार और धारणाओं में विभिन्न दृष्टिकोण और अंतर्दृष्टि प्रदान करके। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है इस प्रश्न नंबर 47 में पूछा गया है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न के कई प्रकार के बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं आत्म जागरूकता के निर्माण में आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की क्या भूमिका है? तो यहाँ पे आत्म चिंता और आत्मनिरीक्षण की भूमिका पूछा है। तो यहाँ पे जो भूमिका है वो है वे किसी के विचारों, भावनाओं, व्यवहारों को समझने में सुविधा प्रदान करते हैं। तो ये है भूमिका। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर दिया है। आत्म जागरूकता का निर्माण व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में कैसे योगदान देता है? तो यहाँ पे विकास में योगदान देता है वो कैसे देता है? तो यहाँ पे जो योगदान देता है वो है यहाँ पे यह व्यक्तियों को ताकत, कमजोरियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर दिया है। निम्नलिखित में से कौन आत्म जागरूकता का एक प्रमुख क्षेत्र है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता का एक प्रमुख क्षेत्र है वो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। इसमें से आपका राइट होगा किसी की तलाश और कमजोरियों को पहचानना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर दिया है। भावनाओं के संदर्भ में आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता का अर्थ है वो है यहाँ पे अपनी भावनाओं को पहचानना और समझना होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 आपके स्क्रीन पर दिया है, आ चुका है। सभी लोग देखेंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको ये सारे प्रश्न समझ में आएंगे। यहाँ पे दिया है व्यवहार के संदर्भ में आत्म जागरूकता का प्रमुख पहलू क्या है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता का प्रमुख पहलू है वो क्या है? तो यहाँ पे प्रमुख पहलू है यहाँ पे यह पहचानना है कि किसी के कार्य दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 आत्म जागरूकता और मूल्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से जो कथन है वो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो कथन है वो सही होगा। आत्म जागरूकता में किसी के व्यक्तिगत मूल्यों को समझना और उनके साथ तालमेल बिठाना शामिल है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तिगत शक्तियों को समझने में आत्म जागरूकता क्या भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे जो भूमिका निभाती है वो क्या निभाती है? तो इसमें इसका राइट आंसर होगा ये व्यक्तियों को उनकी शक्तियों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर दिया है। व्यक्तिगत कमजोरियों को पहचानने में आत्म जागरूकता कैसे योगदान देती है? तो यहाँ पे जो योगदान देती है वो कैसे देती है? तो यहाँ पे आपको बताएंगे। तो इसमें जो योगदान देती है वो देती है यहाँ पे यह सुधार के क्षेत्रों की स्वीकृति और समझ की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए योगदान देती है। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया है। निम्नलिखित में से कौन विचारों से संबंधित आत्म जागरूकता का प्रमुख क्षेत्र है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता का प्रमुख क्षेत्र है वो है यहाँ पे आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें से आपका राइट आंसर होगा। इसमें से आपका अपने विचारों और विश्वासों को पहचानना और समझना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि व्यक्तिगत पूर्वग्रहों को समझने में आत्म जागरूकता कैसे योगदान देती है? तो आत्म जागरूकता जैसे कैसे योगदान देती है? तो जो योगदान देती है वो है पूजा पूर्वग्रहों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है और उन्हें चुनौती देने का प्रोत्साहित करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर दिया है। व्यक्तिगत प्रेरणाओं को समझने में आत्म जागरूकता कैसे यहाँ महत्व है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता का महत्व है तो क्या है? तो यहाँ पे आत्म जागरूकता का महत्व ये समझने में सुविधा प्रदान करता है कि किसी के कार्य और निर्णयों को क्या प्रेरित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आत्म जागरूकता व्यक्तिगत वृद्धि और विकास में कैसे योगदान देती है? तो यहाँ पे जो वृद्धि है उसमें कैसे योगदान देती है? तो वो है यह व्यक्तियों को अपनी शक्तियों को पहचानने और उनका लाभ उठाने और सुधारने के लिए क्षेत्रों को संबोधित करने में सक्षम बनाता है। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 जागरूकता के चरण क्या है? तो जहाँ पे जागरूकता के चरण है वो क्या है? तो यहाँ पे जागरूकता के चरण है वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पे जागरूकता के चरण है वो है मान्यता, समझ, स्वीकृति होगा। आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 जागरूकता के संदर्भ में मान्यता से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ में मान्यता से तात्पर्य है वो क्या है? तो यहाँ पे मान्यता से तात्पर्य है यहाँ पे विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के प्रति उस उपस्थिति को स्वीकार करना। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61 जागरूकता की प्रक्रियाओं में क्या समझ क्या है? तो यहाँ पे जागरूकता की प्रक्रिया में समझ क्या है? तो यहाँ पे जागरूकता की प्रक्रिया में समझ है वो है यहाँ पे विचारों, भावनाओं या व्यवहारों के अंतर्निहित कारणों और प्रतिरूपों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 आपके स्क्रीन पे दिया है
कि जागरूकता के संदर्भ में स्वीकृति का क्या अर्थ है, स्वीकृति का क्या अर्थ है। तो इसमें स्वीकृति का अर्थ है तो वो कौन सा होगा। यहाँ पे स्वीकृति का अर्थ है किसी के विचारों, भावनाओं या व्यवहारों को स्वीकार करना, उनके साथ समझौता करना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे दिया है, मान्यता जागरूकता की प्रक्रिया में कैसे योगदान देती है। तो मान्यता जागरूकता की प्रक्रिया में कैसे योगदान देती है। तो यहाँ पे जो योगदान देती है वो होगा आपका विचारों, भावनाओं या व्यवहारों की उपस्थिति को स्वीकार करना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रही है। सभी लोग लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, जागरूकता के निर्माण में समझ क्या भूमिका निभाती है। तो समझ क्या भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे समझ है वो भूमिका निभाती है या विचारों, भावनाओं या व्यवहारों के अंतर्निहित कारणों और पैटर्न में अंतर्दृष्टि की सुविधा प्रदान करता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कई प्रकार के प्रश्न, एक ही उत्तर के कई प्रश्न बनाए गए हैं। तो यहाँ पे सभी लोग इसी को समझना है और इसी को देखना है। तो चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, जागरूकता की प्रक्रिया में स्वीकृति कैसे योगदान देती है। तो यहाँ पे जागरूकता की प्रक्रिया में स्वीकृति है जो योगदान देती है तो वो कौन सी है। तो यहाँ पे जो योगदान देती है वो होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसी के विचारों, भावनाओं या व्यवहारों को स्वीकार करने और उनके साथ आने से होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66, व्यक्तिगत विकास में मान्यता क्या क्या महत्व है। तो मान्यता का महत्व है वो होगा यहाँ पे आपका, इसमें से आपका करेक्ट होगा, राइट होगा। यह व्यक्तिगत शक्तियों और कमजोरियों को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है, समझ व्यक्तिगत वृद्धि और विकास में कैसे योगदान देती है। तो यहाँ पे जो योगदान देती है वो किस प्रकार का योगदान देती है। जैसे यह विचारों, भावनाओं या व्यवहारों के अंतर्निहित कारणों और पैटर्न में अंतर्दृष्टि की सुविधा प्रदान करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68, आत्मविश्वास आत्म जागरूकता के निर्माण में स्वीकृति क्या भूमिका निभाती है। यहाँ पे स्वीकृति है, यहाँ पे स्वीकृति क्या भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे स्वीकृति है जो भूमिका निभाती है या किसी के विचार, भावनाओं और व्यवहार को स्वीकार करने और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने की भूमिका प्रदान करता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69, जौहरी विंडो क्या है। जौहरी विंडो है वो क्या है। तो जहाँ पे जौहरी विंडो है वो एक मॉडल जो व्यक्ति को दूसरे के साथ अपने संबंधों को समझने में मदद करता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिया है कि जौहरी विंडो को किसने विकसित किया। जौहरी विंडो को किसने विकसित किया। तो यहाँ पे जौहरी विंडो को विकसित किया था वो है जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम। जोसेफ लुफ्ट और हैरी इंगम होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है, जौहरी विंडो के प्रमुख घटक कौन से। तो जौहरी विंडो के प्रमुख घटक है वो है यहाँ पे चार चतुर्थांश आत्म जागरूकता के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबंध करते हैं। आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72, दिया है इसमें, जौहरी विंडो का क्या, जौहरी विंडो का कौन सा चतुर्थ और स्वयं स्वयं और दूसरों को ज्ञात जानकारी का प्रतिबिंब करता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब करता है वो है ओपन एरिया होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे दिया है कि जौहरी विंडो में ब्लाइंड चतुर्थांश क्या दर्शाता है। चतुर्थांश दर्शाता है तो वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे जो दर्शाता है वो होगा ऐसी जानकारी जो दूसरों को ज्ञात हो लेकिन स्वयं की नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जौहरी विंडो का उद्देश्य क्या है। तो जौहरी विंडो का उद्देश्य है वो क्या है। तो यहाँ पे जौहरी विंडो का उद्देश्य है वो है आत्म जागरूकता व पारस्परिक संचार में सुधार करना। तो यहाँ पे सुधार करना। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 75 आपके स्क्रीन पे दिया है कि जौहरी विंडो के छिपे हुए चतुर्थांश का विस्तार कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे जो किया जाता है वो है यहाँ पे दूसरे के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करके। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर
आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पे दिया है कि जोहरी विंडो का कौन सा चतुर्थांश स्वयं और दूसरों के लिए अज्ञात जानकारी प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है वो है यहाँ पे अननोन होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। जोहरी विंडो में ओपन चतुर्थांश का विस्तार करने से क्या लाभ है। तो यहाँ पे विस्तार करने से लाभ है तो वो क्या है। तो यहाँ पे विस्तार करने से लाभ है वो है यहाँ पे यह रिश्तों में आत्म प्रकटीकरण और विश्वास को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जोहरी विंडो व्यक्तिगत विकास में यहाँ पे व्यक्तिगत विकास में किस प्रकार योगदान देती है। तो यहाँ पे योगदान देती है तो वो किस प्रकार का योगदान देती है। तो यहाँ पे योगदान देती है वो आत्म जागरूकता और पारंपरिक संचार की सुविधा प्रदान करके। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जोहरी विंडो के 4 चतुर्थांश कौन से हैं। तो यहाँ पे 4 चतुर्थांश है तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे दिया है खुला, छिपा हुआ, अंधेरा, अज्ञात। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है जोहरी विंडो में ओपन फ्लक्स क्या दर्शाता है। जोहरी विंडो में ओपन फ्लक्स दर्शाता है वो दर्शाता है स्वयं और दूसरों को अज्ञात जानकारी। आपका ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया है कि जोहरी विंडो का हिडन फ्लक्स क्या दर्शाता है। तो हिडन फ्लक्स दर्शाता है वो दर्शाता है यहाँ पे जानकारी स्वयं को ज्ञात है लेकिन दूसरों को नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है कि जोहरी विंडो में ब्लाइंड स्थल क्या दर्शाता है। ब्लाइंड फल दर्शाता है वो होगा यहाँ पे ऐसी जानकारी जो दूसरों को ज्ञात हो लेकिन स्वयं को नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 आपके स्क्रीन पे दिया है कि यहाँ पे जोहरी विंडो में अननोन फलक क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे फलक जो दर्शाता है वो कौन सा दर्शाता है। वो दर्शाता है स्वयं और दूसरों के लिए अज्ञात जानकारी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है कि जोहरी विंडो यहाँ पे जोहरी विंडो का हिडन फलक फलक पारस्परिक संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे प्रभावित करता है वो कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो प्रभावित करता है वो करता है या प्रभावी संचार और समझ को रोकता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 जोहरी विंडो माल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो जोहरी विंडो का माल प्राथमिक उद्देश्य है वो है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा आत्म जागरूकता और पारंपरिक संचार की सुविधा के लिए। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है कि व्यक्ति जोहरी विंडो के खुले फलक का विस्तार कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा वो होगा यहाँ पे दूसरों के साथ व्यक्तिगत जानकारी साझा करके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 जोहरी विंडो के अज्ञात फलक की खोज करने का क्या लाभ है। तो यहाँ पे अज्ञात फलक ज्ञात करने के लिए लाभ है यह स्वयं के छिपे हुए पहलुओं की खोज और खोज को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे दिया है। यहाँ पे दिया है नियंत्रण का स्थान क्या है। तो नियंत्रण का स्थान क्या है वो क्या है। तो यहाँ पे नियंत्रण का स्थान है वो एक मनोवैज्ञानिक शब्द जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटनाओं के अंतर्निहित कारणों के द्वारा द्वारा के बारे में उसकी मान्यता का संदर्भित करता है। तो उनकी मान्यता का संदर्भित करता है तो वो संदर्भित करता है वो होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नियंत्रण के स्थान की अवधारणा किसने प्रस्तुत किए थे। तो यहाँ पे जो प्रस्तुत किए थे वो किसने किसने किए थे वो जूलियन रोटन ने किया था। आपका नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 पे आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है इस इस प्रश्न में इसमें दिया है कि नियंत्रण का आंतरिक स्थान क्या दर्शाता है। तो नियंत्रण का आंतरिक स्थान दर्शाता है वो दर्शाता है यहाँ पे विश्वास है कि परिणाम किसी के अपने कार्यों और प्रयासों से निर्धारित होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 नियंत्रण के स्थान के संदर्भ में नियंत्रण का बाहरी स्थान क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे जो दर्शाता है वो होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यह विश्वास की परिणाम किसी के नियंत्रण के बाहरी परिकारकों से प्रभावित होते हैं। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दिया है नियंत्रण का आंतरिक नियंत्रण व्यक्तियों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे व्यवहार को प्रभावित करता है, वो कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभावित करते हैं वो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह समस्या समाधान और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है कि 94 नियंत्रण के बाहरी नियंत्रण का व्यक्तित्व की प्रेरणा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है, वो पड़ता है इससे प्रेरणा कम हो जाती है कि सहनहीनता की भावना पैदा हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95 नियंत्रण का स्थान चुनौतियों और सफलताओं के प्रति व्यक्तियों के प्रतिक्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे प्रभावित करता है वो करता है, पहला ऑप्शन है यह प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करने में लचीलेपन और दृढ़ता को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर बी आपके सॉरी अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 96 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया है इसमें आपका यहाँ पे दिया है, इसमें पूछा गया है कि नियंत्रण के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो कथन सत्य है वो कौन सा है। यहाँ पे नियंत्रण का स्थान आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों से प्रभावित होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि नियंत्रण के बाहरी नियंत्रण वाले व्यक्ति आंतरिक नियंत्रण क्षेत्र की ओर कैसे स्थानांतरित हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन करेक्ट होगा वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98 दिया है, इस प्रश्न में व्यक्तिगत विकास में नियंत्रण के स्थान को समझने का क्या महत्व है। तो समझने का महत्व है वो क्या है। तो यहाँ पे समझने का महत्व है, यह आत्म जागरूकता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नियंत्रण के आंतरिक स्थान से जुड़ी है। तो यहाँ पे आंतरिक स्थान से जुड़ी है, तो कौन सी जुड़ी है। तो यहाँ पे जो जुड़ी है वो है जुड़ी है, इसमें दिया है कि परिणामों के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण। तो ये होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया है प्रश्न नंबर 100 आपके स्क्रीन पे दिया नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि वे अपने प्रयासों के माध्यम से अपने कार्यों के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिया है कि नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्तियों को विशिष्ट व्यवहार क्या है। तो यहाँ पे विशिष्ट व्यवहार है वो क्या है। तो यहाँ पे विशिष्ट व्यवहार है वो है समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने की पहल करना। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया है कि आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति चुनौतियों और सफलताओं को कैसे समझते हैं। तो यहाँ पे जो समझते हैं उसको कैसे समझते हैं, विकास और सीखने के अवसर के रूप में समझते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, यहाँ पे दिया है आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्तियों के बीच उनकी उपलब्धियों के संबंध में आम धारणा क्या है। तो यहाँ पे आम धारणा क्या है वो है यहाँ पे वे अपनी सफलताओं का श्रेय अपने प्रयासों और क्षमताओं को देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 104 आंतरिक नियंत्रण क्षेत्र वाले व्यक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया को किस प्रकार अपनाते हैं। तो यहाँ पे जो अपनाते हैं वो है वे सावधानी पूर्वक अपने विकल्पों पर विचार करते हैं और अपने पसंद की जिम्मेदारी लेते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105 आपकी स्क्रीन पे दिया है, इसमें दिया लक्ष्य निर्धारण के संदर्भ में नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्तियों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पे विशेषता है जो प्रमुख है वो है यहाँ पे वे प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सक्रिय कदम उठाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे दिया है, इसमें पूछा गया था कि एक प्रश्न नंबर 106 है आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति फीडबैक पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो यहाँ पे फीडबैक पर प्रतिक्रिया देते हैं तो वो कौन सा है। यहाँ पे वे फीडबैक पर का विकास और आत्म सुधार के अवसर के रूप में स्वागत करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दिया है कि चुनौतियों के प्रति आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्तियों का विशिष्ट रवैया क्या है। तो यहाँ पे विशिष्ट रवैया है वो है वे चुनौतियों को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है,
तो यहाँ पे दिया है कि आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति अपने जीवन पर नियंत्रण के स्तर को कैसे समझते हैं। तो अपने नियंत्रण के स्तर को समझते हैं तो इसे कैसे समझते हैं, उनका मानना है कि उनमें अपनी परिस्थितियों को प्रभावित करने की क्षमता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये रहा आपका टोटल प्रश्न 108 जो आपके MCQ में पूछे जाएंगे। तो ये सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। तो एग्ज़ाम तो शुरू होने वाला है। ये आपका लास्ट में 30 मई को होगा आपका एग्ज़ाम। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। तो ये रहा। और सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोग भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ स्टडी कर पाए। तो चलिए मिलते हैं, जब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।